ध्यान बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। जब पता है सोलेनॉइड कहते किसे हैं? सोलेनॉइड क्या है? अ टाइटली पैक्ड हेलिक्स, ठीक है ना, अ टाइटली पैक्ड हेलिक्स इज जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। सही समझ में आ गया था ना? इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। यदि आपकी बात करूं एक सिंपल सी, तो आपके पेन है उसकी स्प्रिंग भी क्या है? एक हेलिक्सिकल शेप है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यानी कि मेरे पास एक टाइटली पैक्ड हेलिक्स है, हेलिकल शेप में है और उसका नाम है सोलेनॉइड। मैंने एक सोलेनॉइड बना दिया। अब बात करते हैं सर सोलेनॉइड में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? तो मैंने करंट के फ्लो को डायरेक्शन में शुरू कर दिया, यानी कि आई नाम का करंट फ्लो हो रहा है। अब थोड़ा समझना आप इसमें क्या क्या आपको लिखने हैं कंडीशन, इसमें कुछ अजम्पशंस है वो आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला अजम्पशन आपको नोट करना होता है। क्या नोट करना पड़ता है? और वो होता है फर्स्ट द कांस्टेंट करंट आई थ्रू द सोलेनॉइड। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कांस्टेंट करंट आई फ्लो द सोलेनॉइड। फर्स्ट अजम्पशन में आ गया, यानी कि आई क्या है? कांस्टेंट है। आई क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट अजम्पशन, आई कांस्टेंट है। सेकंड अजम्पशन है अपने पास, और वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। और समझना इसमें आपको, यदि सोलेनॉइड ये है, ये आपके पास सोलेनॉइड का सर्किल है, हमने हाथ को उंगलियों को रखा करंट के डायरेक्शन में, तो उंगलियों से अंगूठा किधर डायरेक्शन शो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मैं इसको रफ कर दूंगा फिलहाल आपको समझाने के बाद। यानी कि ये जो मैं 3 लाइनें बना रहा हूं, ये किसको शो कर रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है ना? चलो भाई, तो आपने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज बाउंडेड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बंधी हुई है, अंदर है। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज बाउंडेड। डन। चलो भाई, थर्ड अजम्पशन थर्ड व्हीकल। थर्ड अजम्पशन, कैपिटल N is a total number of turns in solenoid। ठीक है, कैपिटल N क्या है? कैपिटल N is a total number of turns in solenoid। then स्मॉल l, मैं यहां पे स्मॉल l ले रहा हूं। स्मॉल l is a length of solenoid। स्मॉल l is length of solenoid। स्मॉल l is length of solenoid। ठीक है ना? स्मॉल l क्या है? आपकी सोलेनॉइड की लेंथ है। अब यदि मैं बात करूं एक नया डिनोमिनेशन दूं स्मॉल l, तो स्मॉल n क्या होगा? कैपिटल N अपॉन L। कैपिटल N अपॉन L, यानी क्या समझ में आया? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट डालो, स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन अ सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड क्या है? स्मॉल n हो गया। आपने कुछ कंडीशन नोट कर ली, समझ ली। ठीक है, अब आते हैं इस पर। अपने एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक लूप लेना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसके मिड में, जहां पर सोलेनॉइड है उसके मिड में एक हम एम्पीरियन लूप ले लेते हैं। तो लेट आप लिखेंगे इसमें, वी कंसीडर P Q R S। We consider P Q R S एम्पीरियन लूप। We consider P Q R S एम्पीरियन लूप। P Q R S एम्पीरियन लूप। डन। और यहां से इस P Q की लेंथ है कैपिटल L। ठीक है ना? P से Q तक की दूरी कितनी है? कैपिटल L। यहां तक आपने बात समझ में आ गई। यानी पहला आई करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बाउंडेड है, तीसरा आपने
देखा कि स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड। चौथा पॉइंट वी कंसीडर अ एम्पीरियन लूप PQRS। अब एम्पीरियन लूप है तो आपको पता होगा उसका डीएल एलिमेंट है और डीएल एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उस वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैं डायरेक्शन शो कर रखा है P2Q, Q2R, R2S और S2P। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल एलिमेंट। डन। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब और देखना बेटा, यदि मैं इसमें वायु से आपका वायु सेवर्ट लॉ लगाऊंगा तो बहुत टफ हो जाएगा। सिर्फ सिंपल सा लगा रहा हूं मैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ आप जानते हो, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर सरफेस एरिया कितना है PQRS। अकेला पूरी करने कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक के पूरी की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं इंटायर सरफेस एरिया PQRS B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। ठीक है ना। I क्या था सर? I था करंट पासिंग थ्रू दैट वायर और लूप, और म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब आते हैं कुछ और आगे समझाने के लिए। मैं इस B डॉट dl PQRS के 4 पार्ट कर देता हूं। 4 पार्ट क्यों सर? ये 2, 3 और 4, और इनका सम कर दूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम होता है। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो मैं इसको लेके इस वाले पार्ट को लेके उसको सॉल्व करूंगा, देन आफ्टर मैं इसमें कुछ सॉल्व करूंगा और फिर उसको फाइनल निकालूंगा। तो PQRS को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखना बेटा, इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ PQRS B डॉट dl इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू सबसे पहले मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ P2Q B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Q2R B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ R2S B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2P, और इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? B डॉट dl। इतनी बात समझ में आ गई हमारे पास। अब डॉट की बात करें, डॉट का मतलब cos थीटा होता है। यहां देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ही है और अपने लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी किस तरफ है? इसी तरफ है। तो टोटल कितना हुआ? B cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बना? 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है ना। तो यानी कि सर इसकी वैल्यू B dl क्या हो जाएगा? देखो मैं लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू आएगी B, और dl की लंबाई कितनी है मेरे पास? कैपिटल L है, तो मैंने BL कर दी प्लस। अब दोबारा देखना बेटा, इसी चीज को देखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और अपना एलिमेंट किधर है? लेंथ एलिमेंट ऊपर की तरफ है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और यहां पर B डॉट dl यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर सेकंड पार्ट अपना 0 हो गया। अब आता थर्ड पार्ट। इस पर बेटा मैं अजम्पशन लिखा चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है सर? सोलेनॉइड के अंदर बाउंडेड है, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो B 0 है, तो थर्ड वाला पार्ट भी अपना 0 हो गया। और फोर्थ पार्ट आपको देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को और लेंथ एलिमेंट J, फिर 90 डिग्री का बन गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो लास्ट भी 0 होगा। यानी कि आपको क्या निकला? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर PQRS B डॉट dl इक्वल टू B इंटू कैपिटल L हमारे पास निकल आया। यदि मैं इसको लिख लूं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इंटायर सरफेस एरिया PQRS B डॉट dl इक्वल टू BL, इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने। ठीक है, जो तुम्हारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्लॉप और सोचो, इस लूप में से करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है ना। एक लूप में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। यदि ऐसे और लूप पास लगे हुए हैं तो उसमें करंट बढ़ेगा, क्योंकि सर एक लूप का करंट दिखा रहा था, वहां तो कई लूप है, सबका भी क्या है? कम्युलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी।
तो क्या होगा सर, n नंबर ऑफ लूप की बात कर रहे हो तो कितने लूप हैं बेटा? आपने पढ़ा है बेबी, मैंने बताया था स्मॉल n क्या थे? स्मॉल n थे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न कितने थे? स्मॉल n थे। तो इतनी n में कितनी नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे स्मॉल n इनटू कैपिटल N। बात समझ में आ गई ना? और यदि मैं बात करूं कि सारे टर्न में करंट कितना हो जाएगा तो क्या होगा? स्मॉल n इनटू कैपिटल L इनटू I। डन। तो मैं ये बात करूं टोटल करंट इक्वल टू कितना होगा? n क्या था? नंबर ऑफ टर्न। किसमें? अब पूरे इसमें यहां तक की लेंथ में कितने टर्न होंगे उनका मल्टीप्लाई इनटू कैपिटल L। अब कितना? एक टर्न में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो सब में कितना हो जाएगा? इनटू I। ठीक है ना? यदि मैं इस वैल्यू को अपने इस एम्पियर सर्किटल लॉ की वैल्यू में रखूं तो फिर क्या निकलता है वो देखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं और इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। मैं ए में पुट कर रहा हूं। क्या रखेंगे भाई? लाइन डिवीजन ऑफ पी, लाइन डिवीजन ऑफ एंटायर सरफेस एरिया PQRS B डॉट dl। क्या निकल के आया अपने पास? B कैपिटल L। तो मैं लिख रहा हूं उसके पे B कैपिटल L इक्वल टू कितना आएगा मेरे लाल? देखना, म्यू नॉट तो लगाना ही लगाना है, म्यू नॉट तो लगाना ही लगाना है, तो ये अपना म्यू नॉट हो गया। ठीक है ना? और I कितना है? ये I टोटल जाई लगेगा, यानी कि n इनटू कैपिटल L इनटू I। कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो B इक्वल टू निकला अपने पास म्यू नॉट n I। ये क्या है? किसी सोलोनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कहां पर? मिड में। यदि हम बात करें सर किनारे की बात करोगे, किस जगह पर? जहां मैंने हाथ रखा था, किनारे पे बात करोगे तो किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका आधा, म्यू नॉट n I। लेकिन हमको डेरिवेट नहीं करना, हमें कितना डेरिवेट करना है? किसी सोलेनॉइड के उसके मिड पर कितनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो B इक्वल टू म्यू नॉट n I होगी। अगर समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पहले में। ठीक है? हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा जो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर या फिर द एम्पियर। कैसे सॉल्व करना है और क्या है थोड़ा देखना है। एम्पियर ने एक ऑब्जर्वेशन करने के बाद डिफाइन किया, कैसे किया समझना। एम्पियर ने दो, नहीं पहले हिंदी समझाऊंगा फिर उसको इंग्लिश में लिख लेना आप भले। दो लंबे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिए। दोबारा बोल रहा हूं, एम्पियर ने दो लंबे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिए। ठीक है ना? इन्फिनिटी लॉन्ग थे, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स था, कहीं पतले और मोटे नहीं थे। नेक्स्ट, उनको 1 मीटर दूरी पर रखा वैक्यूम में, 1 मीटर दूरी पर वैक्यूम में रखा और उनमें करंट को फ्लो कराया। दोबारा बोल रहा हूं, 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, 1 मीटर डिस्टेंस पर। फिर क्या हुआ? उन दोनों वायर में करंट को फ्लो कराया इक्वल। ठीक है ना? क्या हुआ? इन दोनों वायर पर करंट का डायरेक्शन सेम रखा, तो इन दोनों वायर पर एक फोर्स लग रहा था अट्रैक्शन का। ठीक है ना? क्या लग रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था। और वो अट्रैक्शन का फोर्स यदि 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर है। दोबारा बोल रहा हूं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ पर इन दो वायरों का अट्रैक्शन फोर्स कितना था? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देन कंक्लूड होके निकला कि इन दोनों वायरों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था।
अब मैं अदर वर्ड बता रहा हूं, यदि दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वैक्यूम में रखे और जिनकी दूरी 1 मीटर दूर पर है, उन वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कराएं तो उन दोनों वायर के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगा। इसे क्या कहते हैं? ये वैल्यू एम्पियर ने निकाली थी, इसलिए इसको हम द एम्पियर बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन द टू वायर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम द लेंथ ऑफ वायर इज इनफिनिटी if the distance between the wire is 1 meter apart and the force of attraction is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then we say the current flowing the wire is 1 ampere. Done. और यही आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, ठीक है ना। यदि 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकली कहां से, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है F equal to mu naught I A I B। I क्या है? करंट पहले वायर में, I B क्या है? करंट दूसरे वायर में। mu naught I A I B अपॉन 2πd और d क्या है? डिस्टेंस, ठीक है ना, इनटू L। अब इस L को मैं इसके अपॉन में लाऊं तो क्या होगा? F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट IA IB अपॉन 2πd। अब थोड़ा देखना बेटा, म्यू नॉट की वैल्यू होती है कितनी? मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट इक्वल टू 4π × 10⁻⁷, ठीक है ना, कितनी? टेस्ला मीटर, ठीक है ना। और दूसरी बात करो, मैं वैल्यू पुट कर, आप खुद वैल्यू पुट करना और वैल्यू को निकालना। मैं यहां लिख देता हूं, म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। I की वैल्यू मैंने IA 1 रखा, IB की वैल्यू 1 रखी और D की वैल्यू भी मैंने 1 रखी। तो क्या देखोगे आप, 2π से कटा 2 टाइम्स, ठीक है ना। ये 1 कितना हुआ? ऊपर आपको बचेगा कितना? 4π × 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन 2π × 1। इससे ये कट गया 2 टाइम्स और ये 1 से आपको पता ही कुछ जरूरत नहीं वैल्यू करने की। तो कितना हुआ? 2 × 10⁻⁷। कितना फोर्स लग रहा है पर लेंथ? 2 × 10⁻⁷। बेटा इस वैल्यू का यदि फोर्स लगे तो क्या कहा था न्यूटन ने कि जिन दो वायर के बीच 1 मीटर की डिस्टेंस थी, तो इनमें बहने वाला करंट IA और IB कितना था? 1 एम्पियर था। और फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच में? फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। और यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकली थी। आपको इस फॉर्मूले को तो याद रखना ही रखना है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे कल, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए एक बार केवल इतना ही आ गया था कि केवल फॉर्मूला लिखो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला आपको बता दीजिए, 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्या होता है? F इक्वल टू म्यू नॉट IA IB × L अपॉन 2πd, ठीक है ना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।